हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके अपने चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आज फिर से एमपी पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं। तो देखिए, जैसे कि हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप, और इसके पहले इसके 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहां जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो जैसे कि हमने देखा था मध्य प्रदेश का जो हम भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे, उसमें मध्य उच्च प्रदेश को हमने 5 भागों में बांटा था। जी हाँ दोस्तों, जो मध्य उच्च प्रदेश था उसको हमने 5 भागों में बांटा था। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट था सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और तीसरा था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो ये आपको याद रखना, बघेलखंड के पठार को, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के 7 भाग हैं। तो हमने दोस्तों मालवा के पठार को देख लिया, हमने मध्य भारत के पठार को देख लिया, हमने बुंदेलखंड के पठार को देख लिया। अब आज हम देखेंगे रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया कि जो क्रॉस है इसको इंडिकेट किया है मालवा के पठार को, फिर ये जो डॉट डॉट है ये इंडिकेट किया है मध्य भारत के पठार को, और ये जो ओ बना हुआ है दोस्तों इसने इंडिकेट किया है बुंदेलखंड के पठार को, और ये खाली भाग छोड़ा हुआ है ये देखिए रीवा पन्ना का पठार। उसके बाद ये जो वाटर शेप में जो ये आपको सिंबल दिख रहे हैं ये नर्मदा सोन घाटी को इंडिकेट किया है। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज रीवा पन्ना के पठार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रीवा पन्ना के पठार के बारे में आज हम देखते हैं। तो देखिए, अगर रीवा, पहला हमारा पॉइंट क्या रहता है दोस्तों, रीवा पन्ना का पठार, पहले जितने भी हम पठार पढ़े हैं उनमें सबसे पहला हमारा टॉपिक रहता था दोस्तों पॉइंट स्थिति। तो हमारा टॉपिक क्या होता है दोस्तों, स्थिति। तो रीवा पन्ना के पठार की स्थिति में आप क्या लिखोगे दोस्तों, लिखोगे रीवा पन्ना का पठार जो है वह मालवा के पठार, रीवा पन्ना का पठार जो है मालवा के पठार के पूर्व में, रीवा का पन्ना का पठार मालवा के पठार के पूर्व में। क्या लिखोगे आप, रीवा पन्ना का पठार के पश्चिम में क्या है, आप ऐसे लिखोगे पश्चिम में, रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में क्या है, मालवा का पठार, मालवा का पठार। वहीं आप बात करोगे रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में तो आप बताओगे दोस्तों उत्तर में है बुंदेलखंड का पठार। देखते चलिए आप अच्छे तरीके से, बुंदेलखंड का पठार। अब आगे देखिए, अगर रीवा पन्ना के पठार के आप पूर्व की बात करें दोस्तों, तो आप पूर्व में बताओगे, पूर्व में है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में क्या है आप बताओगे, इसके दक्षिण में है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। तो ये आपने इसकी स्थिति बता दी, किसकी, रीवा पन्ना के पठार की आपकी स्थिति हो गई। स्थिति के बाद हम सभी में दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या देखे हैं, तो जल्दी से इसको स्थिति को आप लिखिए। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट था, दूसरा हम देखते थे दोस्तों इसका क्षेत्रफल। क्या देखते थे, हम देखते थे इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल के बारे में देखते थे, नीचे का दिख रहा है, देखिए जल्दी थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है। तो देखिए इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 31,955 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 31,955 वर्ग किलोमीटर अगर बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल, यानी कि जो क्षेत्रफल कितना 308252 उसका 10.37% स्थान लिए हुए है। कितना दोस्तों, 10.37% हिस्सा लिए हुए हैं। यहां तक दिख रहा है, हाँ। अब चलिए जो अगला पॉइंट है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, इसको मिटाते हैं।
क्योंकि ज़्यादा नीचे लिखने में दिक्कत हो रही है। चलिए आगे लिखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट आप लिखते हो जलवायु। तीसरे पॉइंट में सभी में आप क्या लिख रहे हो? जलवायु। तो यहां पे भी लिखो जलवायु। कैसी जलवायु है? तो आप बताओगे यहां की तीन की जलवायु आपको सेम पढ़नी है। ये तीन जलवायु सेम आपको पढ़नी है। यहां पे हमने क्या पढ़ा था? मध्य भारत के पठार की जलवायु हमने बताया था, गर्मी में अधिक गर्म और ठंडी में अधिक ठंड। उसी तरह हमने पढ़ा था बुंदेलखंड में, यहां भी सेम जलवायु थी, गर्मी में ज्यादा गर्म और सर्द में ज्यादा सर्द। और सेम रीवा पन्ना के पठार की भी जलवायु सेम है, गर्मी में ज्यादा गर्म और सर्दी में ज्यादा सर्द। तो ये आपको याद रखना है। तो जलवायु में क्या लिखोगे? आप लिखोगे गर्मियों में अधिक गर्म, गर्मियों में अधिक गर्म तथा सर्दियों में अधिक सर्द। उसके बाद दोस्तों आप चौथा पॉइंट जब यहाँ पे लिखते हो तो चौथा पॉइंट आपका होता है दोस्तों वर्षा। जी हाँ दोस्तों, चौथा पॉइंट होता है आपका वर्षा। और वर्षा में आपको लिखना है कि यहाँ की वर्षा कितनी होती है। तो आप बताओगे यहाँ की वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। कैसी है? आप बोलोगे सर ये है औसत वर्षा है, औसत वर्षा है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की औसत वर्षा की बात की जाए दोस्तों तो 112 सेंटीमीटर है। कल मैंने पूछा था, बच्चों ने कमेंट किया है। मध्य प्रदेश का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कुल भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। कितना दोस्तों? आप बोलोगे 9.38% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। वहीं अगर मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है दोस्तों? 30, 82, 52। ये मैंने 3 प्रश्न कल पूछे थे, ये तीनों के आंसर दे दिया। आगे चलिए, तो वर्षा कितनी है? तो दोस्तों 125 सेंटीमीटर यहाँ की एवरेज वर्षा है। अब देखते हैं मुख्यतः यहाँ पे वर्षा कहाँ से होती है। तो आपको बता दो मुख्यतः इस क्षेत्र में जो बारिश होती है वह जो आपका बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है उस क्षेत्र से होती है। अब चलिए अगले पॉइंट पे दोस्तों। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं पांचवा। तो पांचवें में हमारा क्या पढ़ते हैं दोस्तों? फसल। पांचवें में हमने पढ़ा था फसल। फसल तो फसल यहाँ पे कैसी है? तो आप बोलोगे यहाँ पे मुख्य फसल है धान, गेहूं व ज्वार। और मेन फसल है यहाँ की और बात की जाए तो अलसी। जी हाँ दोस्तों, अलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए पांचवा पॉइंट। अब छठवां देखते हैं दोस्तों। छठा पॉइंट देखते हैं, जब तक यहीं पे लिख देता हूं। छठा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। छठा पॉइंट है दोस्तों वन। छठा पॉइंट है दोस्तों वन। तो वन की अगर बात करें तो यहां मुख्यतः वन कौन सा है दोस्तों? तो आप बोलोगे तेंदू पत्ता, तेंदू पत्ता, महुआ, महुआ और आम, आंवला यहाँ के प्रमुख वन हैं। अब अगले पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ का आप इरेज करना पड़ेगा। आगे है दोस्तों सातवां पॉइंट। सातवें पॉइंट में हम देखेंगे नदियां। जी हाँ दोस्तों, सातवां पॉइंट है हमारा नदियां। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां। सातवां पॉइंट है हमारा दोस्तों नदियां। तो नदियां में कौन कौन सी हैं? तो मुख्यतः इस क्षेत्र की जो नदियां हैं दोस्तों वह है टमस और वहीं अगर बात की जाए तो बीहड़। जी हाँ दोस्तों, बीहड़ ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। और तीसरी प्रमुख नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरी प्रमुख नदी है केन। ये 3 प्रमुख नदियां हैं दोस्तों इस क्षेत्र की। रीवा पन्ना के पठार की 3 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? तो अब बताओगे टमस, बीहड़ और केन। तो मुख्यतः टमस की बात करें तो यह सतना जिला में, और बीहड़ की बात करें तो रीवा में, और केन की बात करें तो पन्ना में, इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। अब देखिए
आगे अगर बात की जाए तो 8वें पॉइंट पे दोस्तों, तो 8वां पॉइंट हमारा होता है मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी। तो मिट्टी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे करीब करीब मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, मतलब कि लाल मिट्टी भी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी भी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और थोड़ी मात्रा में काली मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। तो अगला पॉइंट है 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट है दोस्तों हमारा, 9वां पॉइंट है जिले। जी हाँ दोस्तों, 9वां पॉइंट में हम देखते थे जिले। जिले, तो जिले की अगर बात करें इस क्षेत्र में, तो प्रमुख जिला है रीवा, सतना, पन्ना व दमोह। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं दोस्तों, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट। 10वें पॉइंट में आपको लिखना है उद्योग। 10वें पॉइंट में दोस्तों आपको लिखना है उद्योग। उद्योग कौन से हैं, तो आप बोलोगे कत्था उद्योग, कत्था उद्योग। यह कहाँ है, आप बोलोगे कत्था उद्योग रीवा फेमस है। उसके बाद सीमेंट, सीमेंट उद्योग में भारत में जाना ही जाता है सतना, बहुत ज्यादा फेमस सीमेंट उद्योग के लिए। ये हो गए उद्योग। उसके बाद अगर 11वें पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो जो लास्ट पॉइंट है इसका 11वां पॉइंट, 11 पॉइंट ही हमने बताए थे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पर्यटन। जी हाँ दोस्तों, पर्यटन, पर्यटन के बारे में देखने वाले हैं। तो पर्यटन की अगर बात करें तो आप बता सकते हो चचाई जल प्रपात, चचाई जल प्रपात आप बता सकते हो, चचाई जल प्रपात। वहीं अगर बात करें तो चित्रकूट, भगवान राम यहाँ 14 वर्ष थे, चित्रकूट और मैहर माता का मंदिर, ये भी आप लिख सकते हो, मैहर माता का मंदिर। क्या सर यहां तक दिख रहा है, तो मैहर माता का मंदिर, जी हाँ यहां तक दिख रहा है। आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, जब तक मैं थोड़ा इंक डाल लूं इसमें, जल्दी से नोट डाउन करिए। आपको जल्दी से नोट डाउन करना है। अब कुछ फैक्ट लिखते हैं दोस्तों, इस क्षेत्र से संबंधित हम कुछ फैक्ट देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे रीवा पन्ना के पठार के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो रीवा पन्ना का पठार है यह मुख्यतः बिंद शैल समूह का क्षेत्र आता है। जी हाँ दोस्तों, बिंदु शैल समूह का और कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इसमें दो प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, तो आप बोलोगे बिंद शैल समूह और कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं अगर बात करें तो रीवा क्षेत्र, रीवा पन्ना का क्षेत्र है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बात की जाए रीवा पन्ना के क्षेत्र में, तो यहाँ पे हीरा और चूना पत्थर के बहुतया भंडार है। जी हाँ दोस्तों, रीवा पन्ना के पठार में हीरे का और बात की जाए तो चूना पत्थर का बहुत ज्यादा भंडार है। अब चलिए अगले फैक्ट की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना पीक या गुडविल चोटी भी कहते हैं इसे। क्या दोस्तों, तो अगर बात की जाए तो रीवा पन्ना के पठार की, रीवा
पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुडविल या उसी को सद्भावना चोटी भी कहते हैं, सद्भावना चोटी भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई अगर बात की जाए दोस्तों तो कितनी है, आप बोलोगे 752 मीटर। जी हाँ दोस्तों 752 मीटर है। अगर बात की जाए तो सद्भावना पीक की ऊंचाई जो है 752 मीटर है, ये आपको याद रखना है। अगर बात की जाए यह स्थित कहाँ है तो आप बताओगे यह है संग्रामपुर। जी हाँ दोस्तों संग्रामपुर। अगर बात की जाए तो यह चोटी संग्रामपुर पर स्थित है। और अगर संग्रामपुर की बात की जाए तो संग्रामपुर कहाँ स्थित है, दमोह में। तो अगर पूछता है कि सद्भावना पीक जो पन्ना रीवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है किस जिले में है, तो आप बताओगे दमोह में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि दमोह में स्थित है। ठीक है दोस्तों आगे चलिए। इसका दूसरा नाम कलूमार चोटी भी है, कलूमार चोटी भी है। गुडविल पीक का नाम कलूमार चोटी भी है, कलूमार, ये भी आपको याद रखने से कलूमार के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहां से हमने देख लिया दोस्तों रीवा पन्ना का पठार। तो हमारे 4 पठार कंप्लीट हो गए। हम देख रहे हैं दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश में हमारा मालवा का पठार कंप्लीट हो गया, मध्य भारत का पठार कंप्लीट हो गया, बुंदेलखंड का पठार और पन्ना रीवा का पठार। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों नर्मदा सोन घाटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों अब हम देखने वाले हैं नर्मदा सोन घाटी के बारे में। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, आगे इसको नोट डाउन करिए। अब हम देखने वाले हैं नर्मदा सोन घाटी के बारे में। अब हम देखने वाले हैं नर्मदा सोन घाटी के बारे में, जो हमारा बात की जाए तो मध्य उच्च प्रदेश का अंतिम क्षेत्र है। ठीक है ना दोस्तों, अंतिम क्षेत्र है। तो चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की स्थिति। तो मैं आपको बता दूं जो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है वह न केवल मध्य प्रदेश का वरन पूरे भारत का सबसे बृहद भ्रंश घाटी क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों सबसे बड़ा भ्रंश क्षेत्र कौन सा है, आप बोलोगे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। भ्रंश का भाग क्या कहलाता है, तो आपको बताओगे कि जो 2 पर्वतों के बीच का धंसा हुआ भाग होता है उसे हम भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए तो नर्मदा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगर इसके बात की जाए उत्तर की ओर विंध्याचल पर्वत और दक्षिण की ओर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इन्हीं के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी में। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं चूंकि इस मैदान की बात कर रहे हैं, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इसकी स्थिति के बारे में। तो याद रखिएगा जो नर्मदा वाला क्षेत्र है ये थोड़ा सा चौड़ा है, ज्यादा चौड़ा है, और सोन घाटी वाला जो क्षेत्र है यह संकरा हुआ क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप लिखिए हेडिंग, पहला टॉपिक जो हम देख रहे हैं, तो पहला टॉपिक आप बताओगे स्थिति। क्या बताओगे, स्थिति। पहले पॉइंट में सभी की स्थिति लिखते हैं। तो आप नर्मदा सोन घाटी की स्थिति क्या बताओगे, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में मालवा का पठार व रीवा पन्ना का पठार है। आप बताओगे मालवा के नर्मदा सोन घाटी में, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में मालवा का पठार, मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों दक्षिण में, तो आप बताओगे दक्षिण में सतपुड़ा मैकल श्रेणी,
सतपुड़ा, मैकल, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों पश्चिम दिशा में, तो आप बताओगे पश्चिम में गुजरात स्थित है। ये आपको याद रखना है। आगे अगर बात की जाए दोस्तों दूसरा फैक्ट, तो दूसरा हमारा इस पे पॉइंट हम लिखते थे इसका क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्तों, हम लिखते थे क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल क्या बताओगे, इसका जो क्षेत्रफल है वह 86,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि एमपी का, जो कि मध्य प्रदेश का 26% है। तो आप याद रख सकते हो यहाँ से 86 और 26, तो 26% है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ये आपको याद रखना है। अब चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट होता था हमारा दोस्तों जलवायु। तीसरा पॉइंट होता था हमारा जलवायु, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। तीसरे पॉइंट पे हम लिखते थे जलवायु, जल्दी से नोट डाउन करिए। तीसरा पॉइंट हमारा होता था जलवायु। तो तीसरा पॉइंट आप लिखोगे जलवायु। जलवायु आप कह सकते हो यहाँ की जलवायु मालवा के जलवायु के तुल्य जलवायु है, इसलिए क्योंकि इसी के क्षेत्र से लगे हुए, तो करीब करीब जैसे मालवा की जलवायु है वैसे ही यहाँ की जलवायु है। आप बताओगे ना तो गर्मी में ज्यादा गर्म, गर्मियों में ना ज्यादा गर्म और सर्दियों में ना ज़्यादा सर्द। ये आपको याद रखना, गर्मियों में ना ज़्यादा गर्म और सर्दियों में ना ज़्यादा सर्द। ये हो गई यहाँ की जलवायु, ये हमारा था तीसरा पॉइंट। अब अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए दोस्तों, तो चौथा पॉइंट हमारा आता है वर्षा। जी हाँ दोस्तों, चौथा पॉइंट में हमारा वर्षा। तो देखिए चौथे पॉइंट में हम देखते हैं वर्षा। तो वर्षा की अगर बात की जाए दोस्तों इस क्षेत्र पे, तो 70 से 140 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। 70 से लेकर के 140 सेंटीमीटर के आसपास इस क्षेत्र पे वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। आगे अगर बात की जाए दोस्तों पांचवें पॉइंट की, तो पांचवें पॉइंट में हम लिखेंगे दोस्तों फसल, जो कि वर्षा के ऊपर ही डिपेंड करती है फसल, तो आप लिखिए फसल। तो यहाँ की अगर फसल की बात की जाए दोस्तों, तो फसल है सोयाबीन, गेहूं, कपास आदि। मूंगफली भी लिख सकते हो, मूंगफली आदि। आगे पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हम देखते थे वन। जी हाँ दोस्तों, वन। तो इस क्षेत्र में चूंकि बेसिन वाला क्षेत्र है, तो वन यहाँ पे 25% क्षेत्र पर ही वन पाए जाते हैं, 25% क्षेत्रफल पर ही वन पाए जाते हैं। और वन की अगर बात की तो मुख्यतः यहाँ पे साल, सागौन, शीशम, कुल मिला के इस क्षेत्र पे फर्नीचर वाले जो होते हैं दोस्तों, वह सब लकड़ियां पाई जाती हैं, वह पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे इसको इरेज करिए जल्दी से, 7वें पॉइंट पे चलते हैं। 7वें पॉइंट पे चलते हैं, इधर का आपने लिख लिया होगा। 7वें पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो 7वां पॉइंट है नदियां। सातवें पॉइंट में है नदियां। अगर नदियों की बात करें तो यहां पे मुख्यतः नदी नाम ये वही लिख दीजिए आप, नर्मदा व सोन। नर्मदा व सोन यहाँ की प्रमुख नदियां हो गई।
वहीं अगर 8वें की बात करें तो नदियों के बाद हमारा जो 8वां पॉइंट होता है दोस्तों, मिट्टी। आप लिखिए मिट्टी, तो इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात की जाए दोस्तों पॉइंट नंबर 9 में, पॉइंट नंबर 9 में आता है जिले। तो आप लिखोगे यहाँ पे जिले, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत जिले आते हैं। आप लिखिए मंडला, प्रमुख प्रमुख जिले लिख दीजिए, मंडला, जबलपुर, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, ये प्रमुख आप जिले लिख दीजिए, 2-3 जिले। उसके बाद जिलों के बाद देखिए दोस्तों उद्योग, 10वां पॉइंट में आप लिखोगे उद्योग, तो इस क्षेत्र पे उद्योग लिख लीजिए। तो उद्योग आप लिखिए, उद्योग में सूती कपड़ा उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग। आगे लिखिए गन फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री कहां पे है आप बोलोगे, ये तो जबलपुर में है। कुछ 1-2 आप लिख दीजिए जो आपको याद आए। अब 11वां पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं, तो यहां पे लिखिए पर्यटन। 11वें पॉइंट में लिखिए पर्यटन, प्रमुख पर्यटन। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए पर्यटन में कान्हा। जी हाँ दोस्तों, मंडला में आता है, सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा। दूसरा लिख दीजिए भेड़ा घाट। जी हाँ दोस्तों, भेड़ा घाट, भेड़ा घाट जबलपुर वाला क्षेत्र में भेड़ा घाट। और तीसरा लिख दीजिए पचमढ़ी। जी हाँ दोस्तों, पचमढ़ी, ये यहाँ के प्रमुख, इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल हो गए। तो दोस्तों हमारे यहाँ से जो आज का टॉपिक था, हमने देखा रीवा पन्ना के पठार को और नर्मदा सोन घाटी को। ये 2 टॉपिक हमने आज कवर अप किए इस वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था दोस्तों मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार, और उसके पहले हमने किया था मालवा का पठार। तो यहां से अब हमारा एक वीडियो में दोस्तों मैं लाने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो में सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो एक वीडियो में अब आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि मेंस के अकॉर्डिंग है दोस्तों, और प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपको इस क्षेत्र से जो क्वेश्चन बनते हैं तो करीब करीब पूछ लेता है। इस क्षेत्र पे इसका क्षेत्रफल बताइए, प्रमुखता है यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पूछ लिया पेपर में कि मालवा की जलवायु कैसी है, आपका प्रीलिम्स हुआ या आपका एमपी पुलिस का पेपर हुआ या एसआई का पेपर हुआ, कोई भी पीबी का पेपर ले लिया दोस्तों, तो आपसे पूछ लेते हैं मालवा के पठार की जलवायु। तो जब आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े रहोगे, पूछेगा मालवा के पठार पे आप बताइए वर्षा, औसत वर्षा कितनी होती है। इसीलिए मैं पूरे टॉपिक कवर करवा रहा हूं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इनको मैं कवर अप करवा रहा हूं। अब आपसे कुछ प्रश्न मैं पूछता हूं, अगर आपको पिछले जो मैं पढ़ाया हूं तो आपको बताना है। तो कुछ प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आपको बताना है। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न आपको बताना है, पहला प्रश्न बताना है आपको, देवास, देवास किस संभाग में आता है, किस, देवास किस संभाग में आता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपको बताना है, दूसरा प्रश्न आपको बताना है कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का राजकीय, राजकीय खेल, राजकीय खेल कौन सा है। तीसरा प्रश्न आपको बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो एक से ज्यादा राज्य की सीमा को टच करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो एक से ज्यादा राज्य की सीमा को टच करते हैं। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं
जो एक से ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे आप देखोगे मुरैना, तो मुरैना यहाँ से राजस्थान को टच कर रहा है, यहाँ से यूपी को, तो इसी तरह मैंने पूरे कवर अप किए हैं। तो आपको बताना है एक से ज्यादा। अब जो केवल एक टच कर रहा होगा, जैसे आप देखोगे यहाँ पे आप बताओगे शिवपुर, तो शिवपुर केवल एक को टच कर रहा है, तो नहीं, एक से ज्यादा राज्य को जितने भी जिले टच कर रहे हैं वो आपको बताना है। आगे आप बताइए, चौथा प्रश्न में आपको बताना है मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है, ये आपको बताने हैं। और लास्ट प्रश्न दोस्तों आपको बताना है, पांचवा प्रश्न, कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय गीत है दोस्तों, राजकीय गीत है, उसको किसने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, उसको किसने लिखा है और किसने गाया है। ये 5 प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी कमी है तो आप जा करके हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।